नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप हिंदी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम हिंदी के एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे उत्तराखंड समेत अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं। इन क्वेश्चंस को हम एज इट इज कवर करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं, जिससे इन क्वेश्चंस के साथ अगर कोई रूल्स जुड़े हुए हैं, कोई कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यहां पर जुड़ी हुई है, तो वो आपके इसी के साथ साथ कवर होती जाती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और आपका रिवीजन साथ साथ में चलता रहता है। व्याकरण के कॉन्सेप्ट भी आपके और अच्छे से क्लियर होते रहते हैं। आज हमारी ये इस सीरीज की दूसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहली वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा पूरी हिंदी को यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के लिए जो उत्तराखंड के अंदर हिंदी के आपका पूरा सिलेबस है उसको हमने कवर किया है, थ्योरी की क्लास में कवर किया है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? देखिए, जो भाववाचक संज्ञा होती है यह कुल मिलाकर 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। किस किस से मिलकर भाववाचक संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा यानी जिसमें हमें भावनात्मक रूप देखने को मिलता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो किन किन शब्दों से मिलकर बनती है? हमने देखा 5 प्रकार के शब्दों से। सवाल ऐसा बन सकता है, इनमें से किस शब्द से भाववाचक संज्ञा बन सकती है या नहीं बन सकती? तो वो कौन 5 प्रकार के शब्द हैं? सबसे पहला आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञाओं से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ये पहला है। ठीक है, जैसे बूढ़ा, ये जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़ा से हो जाता है बुढ़ापा। इसी प्रकार पंडित, पंडित से क्या हो जाता है? पंडिताई, तो वो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। दूसरा शब्द आता है, दूसरे प्रकार का शब्द है सर्वनाम। सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अपना से क्या हो गया? अपनापन हो गया। तो अपना एक सर्वनाम है, अपनापन भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा नंबर 3 पर आता है विशेषण। विशेषणों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे चतुर, चतुर क्या है? विशेषण। चतुर से बन गई चतुरता, तो वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। मीठा क्या होता है? विशेषण है। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा? मिठास। मिठास आप महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। ठीक है। चौथा होता है हमारे जो अव्यय होते हैं, उनसे बन सकता है। जैसे दूर का दूरी बन जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। और 5वीं होती है क्रिया। जैसे चढ़ना क्रिया है तो चढ़ाई हो जाएगा, लिखना क्रिया है, लिखाई हो जाएगा। इस प्रकार तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया, इन 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ आपको सर्वनाम का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ बताया गया है कि इस सर्वनाम में किन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में हम तू, आप, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यह आपका बिल्कुल सही है। संबंधवाचक सर्वनाम में हम जो, मैं, हम, इस प्रकार के सर्वनामों का इस्तेमाल करते हैं, यह भी सही है। अनिश्चयवाचक में कौन, क्या, क्या इन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है? अनिश्चयवाचक में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। कौन और क्या, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में इस्तेमाल होते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? कोई या कुछ। ठीक है। तो सी यहां पर गलत युग्म यहां पर दिया गया है, आपको गलत ही बताना था, सी वाला गलत है। इसका सही वर्जन क्या है हमने उसको भी देखा। निश्चयवाचक में यह वह इस्तेमाल होता है, यह आपका सही है। सर्वनाम की, संज्ञा की, क्रिया की, विशेषण की, अलंकार की, लेखक परिचय की, हिंदी भाषा के विकास की, वर्णमाला की, संधि की डिटेल क्लासेस ऑलरेडी बनी है चैनल पर, हमने उनको पूरा कवर किया है। आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट अगर आपका कोई वीक है तो क्लियर कर सकते हैं। बाकी इस सीरीज के माध्यम से मिक्स क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के देखने को मिलते हैं, साथ में हम उनके जो नियम है उनको भी देख लेते हैं। अगला, चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए, चोर उठ भागा, यहां पर 2 क्रियाएं हुई हैं। पहला क्रिया उठने की हुई, दूसरी क्रिया भागने की हुई। जहां पर जिन वाक्यों में एक क्रिया के होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है, वहां पर आपकी कौन सी क्रिया होती है? ज्यादातर पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहां पर किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण आपको मिलेगा? चोर उठ भागा। तो
उठकर भागने लगा, तो उठ यहां पर क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रकार के वाक्य जहां पर दो क्रियाएं हो रही हो और एक क्रिया के होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही हो, ये आपके उदाहरण होते हैं पूर्वकालिक क्रिया के। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, उसी को अगर हम परिभाषा के रूप में देखें कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तो जो क्रिया पहले समाप्त होती है वो पूर्वकालिक होती है। उदाहरण पूछा है तो ये उदाहरण भी किसका है, पूर्वकालिक का। अगर कहेगा इनमें से पूर्वकालिक क्रिया को चुनिए, तो भागने की क्रिया बाद में हुई, भागने से पहले वो उठा, तो उठ यहां पर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए, सजातीय क्रिया का प्रयोग इनमें से हुआ है ऑप्शन सी में, वह अनेक बोलियां बोलता है। देखिए, जब जो क्रिया है और जो कर्म होता है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, दोनों एक ही धातु से मिलकर बने हो, एक ही मूल धातु से मिलकर बने हो। जैसे मूल धातु यहां पर क्या था, बोल, इसी से बनी बोलियां और इसी से बना बोलता। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है जहां पर कर्म और क्रिया दोनों एक ही मूल धातु से बने होते हैं, उनको कहते हैं सजातीय क्रिया। तो यहां पर सजातीय क्रिया कहां आई है, ऑप्शन सी में आई है। जैसे उसने खाना खाया, तो खाना भी आपका खा से बना है, खाया भी आपका खा, मूल धातु वहां पर दोनों में खा है, तो खाना खाया यहां पर भी क्या हो गई, सजातीय क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है। यह भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन है यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, यानी उसने परिश्रम नहीं किया और वो उत्तीर्ण नहीं हुई है। इस प्रकार के वाक्य, यानी जिन वाक्यों में हमें यह जानकारी मिलती है कि भूतकाल में कोई काम होना था लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया, उस प्रकार के वाक्यों में आपका हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी हेतु हेतुमद भूतकाल की परिभाषा क्या है कि भूतकाल में कार्य होने का संकेत मिलता है कि यह काम भूतकाल में हुआ था। जैसे आपको मिल रहा है यहां पर कि यदि वो मेहनत करती तो वो पास हो जाती, यानी क्रिया हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, तो कार्य के होने के संकेत हमको मिले कि यह भूतकाल में हुआ, लेकिन किसी कारणवश यह हो नहीं पाया, उसको कहते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। देखिए, वचन की पहचान करने के लिए हम संज्ञा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिया का कर सकते हैं, विशेषण का कर सकते हैं, सर्वनाम का कर सकते हैं। वचन की पहचान क्रिया विशेषण से नहीं होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। देखिए, हम पढ़ते हैं हिंदी के अंदर, हमने कई बार पढ़ा भी है कि प्रयोग के आधार पे जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे विकारी शब्द और एक होते हैं हमारे अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इनके आधार पर परिवर्तन होता है, यानी इनमें विकार उत्पन्न होता है, उनको कहते हैं विकारी शब्द। जिसमें आपके कौन कौन आते हैं, इसमें आपका संज्ञा आती है, इसमें सर्वनाम आती है, इसमें आपका विशेषण आता है, इसमें क्रिया आती है। ये चार क्या होते हैं, विकारी शब्द। यानी इन चारों में लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, पुरुष के आधार पे, कारक के आधार पे परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जो अविकारी शब्द होते हैं इन पर लिंग, पुरुष, कारक किसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसमें आपके कौन कौन आते हैं, इसमें आपका समुच्चय बोधक आता है, संबंध बोधक आते हैं, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, वो चार आते हैं। तो चार हमारे विकारी शब्द हैं, चार हमारे अविकारी हैं। तो अविकारियों में तो पुरुष का या लिंग का, वचन का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो वहां पर हमेशा एक समान ही रहेगा। तो वचन की पहचान उससे नहीं होगी, बाकी इनसे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ हमें दिखाई देता है उनको कहा जाता है कारक। कारक जिनको परसर्ग भी कहा जाता है, इनका मेन काम क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे शब्द है, उनके साथ संबंध बताना, ये हमारे कारक होते हैं।
जैसे क्रिया के साथ संबंध बताना, इस प्रकार। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताता है वो कारक होते हैं। कारक को परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में टोटल कितने कारक होते हैं, कारक के भेद पूछे जाते हैं। इनके 8 भेद होते हैं, जिसमें आपका कर्ता कारक आता है, कर्म कारक आता है, करण कारक आता है, संप्रदान कारक आता है, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ठीक है, इनके चिन्ह होते हैं जिनको कारक चिन्ह या परसर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, करण से होता है से या के द्वारा। इस प्रकार सभी के होते हैं। इसके ऊपर भी, कारक चिन्हों के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना हुआ है। आगे जैसे जैसे इससे रिलेटेड और आपके क्वेश्चन आएंगे कारकों से संबंधित, तो हम उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, शोक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए, शोक करना मुहावरा, इसका अर्थ होता है सिर पीटना। ठीक है, यानी सिर पीटना यहां पर मुहावरा है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, शोक करने के लिए होता है। सिंपल सा सवाल आता है, सिर पीटने का अर्थ क्या है, आपको विकल्प में दे देगा सिर में दर्द होना, किसी को परेशान करना, इस तरीके से। तो सिर पीटने का अर्थ होता है शोक करना, दुखी होना। सिर भारी होना, इसका मतलब क्या हुआ, सिर भारी होने का मतलब होता है सर में दर्द होना। सिर चढ़ाना, इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को ज्यादा महत्व देकर के मुसीबत को गले लगाना। और सिर पर सवार होना, इसका मतलब होता है किसी बात की जिद करना या किसी वस्तु के लिए जिद करना। ठीक है, नेक्स्ट है, बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कृति किस विधा की रचना है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा, जो 23 लेखक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन 23 लेखकों के ऊपर डिटेल वीडियोस बने हुए हैं। उनसे भी हम क्वेश्चंस को कवर करते रहते हैं। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन भी बनने लगे हैं, ये नहीं पूछता कि बिना दीवारों का घर किसकी रचना है, मनु भंडारी की है। ये पूछता है ये किस टाइप की रचना है। तो बिना दीवारों की घर ये मनु भंडारी की है और यह एक नाटक है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इनका एक नाटक और है जिसका नाम है रजनी दर्पण। इसको भी आपने ध्यान रखना है। 2 इंपॉर्टेंट नाटक मन्नू भंडारी के, रजनी दर्पण और बिना दीवारों का घर। ठीक है, इनका उपन्यास बहुत बार आते हैं, मन्नू भंडारी के उपन्यास। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है महाभोज। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है 1 इंच मुस्कान और एक और उपन्यास है जिसका नाम है आपका बंटी। ये तीनों किस प्रकार की रचनाएं हैं, ये तीनों उपन्यास हैं। इनकी आत्मकथा, उसका नाम क्या है, इनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है, मन्नू भंडारी की है। मन्नू भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। देखिए, किसी भी वाक्य के मुख्य तौर पर केवल 2 अंग होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। किसी भी वाक्य में 2 अंग होते हैं। एक अंग होता है उद्देश्य और एक अंग होता है विधेय या विधान। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। किसी भी वाक्य के 2 इंपॉर्टेंट अंग हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय या विधान। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, किसी भी वाक्य में किसी ना किसी के बारे में कोई बात कही गई होगी, उस जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य होगा और जो बात कही जाए वो होता है आपका विधेय या विधान। जैसे सचिन खेलता है, तो सचिन के बारे में बताया गया है, सचिन यहां पर उद्देश्य है। और सचिन के बारे में जो बताया गया है कि वो खेलता है, खेलता है क्या हो जाएगा, विधेय या विधान। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन सा है। तो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र यहां पर पूछा गया है। सही उत्तर है अतीत के चलचित्र। ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। यह रचना 1941 की रचना है महादेवी वर्मा की। इसके अलावा उनके 2 रेखा चित्र और हैं। एक तो यही है अतीत के चलचित्र, एक है मेरा परिवार और एक है स्मृति की रेखाएं। ये दोनों पूछे जाते हैं। स्मृति की रेखाएं किसका रेखा चित्र है, तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। लेकिन अगर पहली महिला पूछेगा हिंदी के लिए तो आप महादेवी वर्मा का नाम लेंगे, जिनको इनकी रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ है।
तो देखिए देवनागरी लिपि जो है जिस पर हमारी हिंदी लिखी जाती है, इसका पहला इस्तेमाल जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। जयभट्ट गुजरात के शासक थे। गुजरात में ही देवनागरी लिपि सबसे पहले इस्तेमाल हुई। उन्हीं के लेख में जो जयभट्ट का शिलालेख है, यहीं पर सबसे पहले देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए ऐसे शब्द जो वाक्यांश यानी वाक्य के अंशों को जोड़ते हैं या वाक्यों को जोड़ लेते हैं या शब्दों को जोड़ लेते हैं, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है, इंग्लिश में जिनको कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। किसी संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ जो रिलेशन दिखाता है उसे संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन कहा जाता है, और जो दो वाक्य, दो शब्द या दो वाक्यांशों को जोड़े उनको कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है और कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखिए कर्ता यहां पर बताना है, तो क्रिया आपको पहचाननी है, क्रिया का उत्तर आपने ढूंढना है कौन, और जो कौन का उत्तर होगा वो आपका कर्ता है। जैसे सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, तो क्रिया क्या हुई है? क्रिया हुई है भेजने की। कौन भेजी गई? आपका जवाब आया चिट्ठियां भेजी गई। तो मैंने कहा कौन का उत्तर क्या होता है? कर्ता होता है। तो कौन भेजी गई? चिट्ठियां भेजी गई। चिट्ठियां यहां पर कर्ता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जैसे बच्चे ने गमला गिरा दिया, तो गिराने का काम हुआ है, किसने गिराया? कौन गिराया? तो बच्चे ने गिराया। वहां पर बच्चा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। वहां पर आपको आसानी से दिख भी रहा है कि क्रिया करने वाला कौन है? वो बच्चा है। तो बच्चे ने गमला गिरा दिया, तो गिराने की क्रिया हुई है। कौन किया इस क्रिया को? तो आपको जवाब मिला बच्चा। अगर बच्चे को हटा दिया जाए, सिर्फ इतना कर दिया जाए गमला गिर गया, तो गिरने की क्रिया हुई। कौन गिर गया? गमला गिर गया। अब गमला आपका कर्ता हो जाएगा। तो क्रिया आपको पहचाननी है कि क्रिया क्या हुई है। जैसे राकेश जयपुर गया, तो गया की क्रिया हुई, यहां पर जाने की क्रिया हुई। कौन गया? उत्तर मिला राकेश। तो राकेश क्या है? कर्ता है। ठीक है। तो ऐसे ही आपने यहां पर पहचाना भेजने की क्रिया हुई। कौन भेजी गई? तो आपने कहा चिट्ठियां। चिट्ठियां आपका कर्ता है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन है? देखिए जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम है इरावती। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। मुंशी प्रेमचंद का भी एक अधूरा उपन्यास है, उसका नाम पेपर में पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे उनका अधूरा उपन्यास कौन है और उसे पूर्ण किसने किया था। ठीक है। एक दिन पेड़ बोलेंगे या एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो एक दिन पेड़ बोलेंगे ये काव्य संग्रह है राजेश जोशी का। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। राजेश जोशी भी आपके उन 23 लेखकों में शामिल हैं जिनको लेकर सवाल आपके पास बनेंगे। इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच इनकी जो रचना है उसके लिए इनको सन 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? देखिए विशेषण सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा है। जो विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, विशेषता दर्शाते हैं, या जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें कहा जाता है विशेषण। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। एक होता है सार्वनामिक विशेषण, एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण और एक होता है परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है। जो सार्वनामिक विशेषण होता है उसे संकेतवाचक विशेषण या निर्देशवाचक विशेषण भी कहा जाता है। निम्न में से अर्ध स्वर यानी ध्वनि, वो ध्वनि जो कभी स्वर हो या कभी व्यंजन हो कहलाता है। देखिए हिंदी वर्णमाला में हमारे पास 2 ऐसे वर्ण हैं, 2 ऐसे व्यंजन हैं जो अर्ध स्वर कहलाते हैं, यानी कभी वो स्वर की तरह इस्तेमाल होते हैं, कभी वो व्यंजन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो कौन से हैं हमारे पास 2 वर्ण जो अर्ध स्वर कहलाते हैं? एक होते हैं हमारे पास य और व। इनको माना जाता है अर्ध स्वर। यहां पर व तो है नहीं लेकिन य आपको दिया गया है, यही इसका उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था 1955 में। पहले व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार मिला था, क्योंकि 1954 में इसकी शुरुआत होती है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी जो सबसे पहले दिया गया वो इन्हीं को दिया गया।
ये भी आपके उन 23 लेखकों में शामिल हैं। इनको यह पुरस्कार इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, इनकी दो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनके लिए इनको अवार्ड मिला, एक है हिम तरंगिणी और एक हिम कीर्तनी। हिम कीर्तनी इनकी पुरानी रचना है, ये लगभग आपके 1940 के दशक में आई। इस रचना के लिए इनको देव पुरस्कार मिला था 1943 में। कब मिला? 1943 में देव पुरस्कार। यह देव पुरस्कार उस समय का हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार था। ठीक है, आजादी के बाद में साहित्य अकादमी शुरू किया गया और साहित्य अकादमी हिंदी के लिए पाने वाली ये पहली रचना है और ये पहले रचयिता हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को 1963 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जैसे पुष्प की अभिलाषा इन्हीं की है, अमीर देवता इन्हीं की है, कृष्ण अर्जुन युद्ध इन्हीं का नाटक है। ठीक है, इनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? देखिए, जो संक्षेपण होता है, जो हमारा समरी होती है, उसे कितने शब्दों में लिखना चाहिए? मूल पाठ से इसे लिखना चाहिए 1/3 पर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 शब्दों का कोई पैराग्राफ है, उसका आपको संक्षेपण लिखना है, तो वो कितने शब्दों में आना चाहिए? लगभग आसपास 30 से 33 शब्दों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 1/3 होना चाहिए, वो कहलाता है प्रॉपर संक्षेपण। यह सवाल भी पेपर में पूछा गया था, उत्तराखंड में भी आया है, अलग अलग एग्जाम्स में भी आया है। संक्षेपण के ऊपर, परिपत्र के ऊपर, नोटिफिकेशन के ऊपर, अधिसूचना के ऊपर, पत्र लेखन के ऊपर डिटेल क्लासेस बने हैं। आप उन्हें हिंदी की कंप्लीट नोट्स फॉर यूके एसएससी और यूके पीएससी वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हिंदी के टॉप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर किया। इनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखने का प्रयास किया, जिससे आपका रिवीजन भी 7 साल चलता रहे, हिंदी का क्वेश्चन बैंक आपका बनता रहे और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते रहें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।